हेलो गाइस एंड वेलकम टू केटी एकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज के इस वीडियो सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये एक्ट था क्या, क्यों आया और इसके कुछ ड्रॉबैक्स क्या थे। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स, दोस आर बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट, की प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्ट। तो ये चार टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट एक्चुअल में था क्या, क्यों आया था, कौन लेके आया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, नेम से क्लियर होता है कि रेगुलेट, किसी को रेगुलेट करना, इन द सेंस किसी को कंट्रोल में लाना। तो क्या हुआ था कि बैकग्राउंड बताता हूं कि एक्चुअल में ये एक्ट आया क्यों था, उस समय बैकग्राउंड क्या चल रहा था। हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो ब्रिटेन से आई थी इंडिया। उसका मेन मोटिव क्या था? उसका मेन मोटिव था कि इंडिया में ट्रेड करना। तो जब वो ट्रेड करने आती है तो धीरे धीरे जो इंडियन रूलर्स होते हैं, भारत के राजा होते हैं, राजा महाराजा, वो क्या करते हैं, इनसे टैक्स चार्ज करते हैं। और इनका मेन मोटिव क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट अर्न करना जितना ज्यादा हो सके। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा कि भाई जो राजा महाराजा है वो धीरे धीरे टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, दो बैटल होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में होती है, और दूसरी होती है बैटल ऑफ बक्सर जो कि होती है 1764 में। इन दो बैटल के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे जो पावर होती है वो राजा महाराजाओं से हटके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं, धीरे धीरे इंडियन जो टेरिटरीज हैं उन पे गवर्न करना शुरू कर देती है। तो क्या होता है उसके बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इंडियन जिन टेरिटरीज पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उनको डिवाइड कर दिया जाता है तीन प्रेसिडेंसीज में। कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी? एक थी बंगाल, एक प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और एक प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे। ये तीन प्रेसिडेंसी थी और इसमें जो मेन प्रेसिडेंसी थी वो थी बंगाल। क्यों? क्योंकि बंगाल की साइड से ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड करना शुरू किया था। तो क्या होता है कि बैकग्राउंड ये था कि बैटल चल रही थी, बैटल चलती है तो इसके कारण क्या होता है कि बैटल में ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले से ही इंडिया में इतनी जान पहचान थी कि वो इंडियन यूथ्स जो हैं उन्हें बैटल में या फिर उन्हें एक सोल्जर के रूप में यूज कर सके। तो क्या होता है, इस समय जो बैटल होती है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे बोलते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कौन कर रहा था पीछे से? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या करते हैं कि सपोर्ट की मांग करते हैं। किसके लिए? जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर इनका बढ़ते जा रहा है डे बाय डे। दूसरा बात करें इनका है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें करप्शन बढ़ रहा था, मिसमैनेजमेंट बढ़ रहा था, और क्या हो रहा था कि ये लोग जो हैं इंडिया में आके इंडियन टेरिटरीज को, इंडियन रूलर्स को, इंडियन पीपल्स को क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइट करना शुरू कर रहे थे। जिसके कारण क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जब ये बातें पहुंचती हैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है, इस कंपनी की जो पावर्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लेके आती है जिसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब बात करते हैं इस एक्ट में किन किन प्रोविजंस की बात की गई है, कि कौन कौन सी नई नई चीजें ऐड की गई जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसे लिमिट किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले पावर की बात करें, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि जो सुप्रीम काउंसिल है उसका फॉर्मेशन हुआ था। सुप्रीम काउंसिल इन द सेंस, मैंने बताया था आपको तीन प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। ये तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और इनके पास शुरू में इक्वल पावर्स थी, और इनके जो हेड हुआ करते थे उन्हें बोलते थे गवर्नर। क्या बोलते थे? गवर्नर। वेयरएज क्या हुआ, जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है इसके तहत क्या होता है, जो एक गवर्नर की पोस्ट है, क्योंकि बंगाल के लिए एक गवर्नर, बॉम्बे के लिए एक गवर्नर और मद्रास के लिए एक गवर्नर, तो टोटल उस समय क्या थे? तीन गवर्नर हुआ करते थे। वेयरएज जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है इसके तहत क्या होता है, गवर्नर की पोस्ट को हटा के एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है जिसे बोलते हैं गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल क्यों बनाए गए? अब जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के बनाए गए और बोला कि जो
बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स होंगे वो इनके सबॉर्डिनेट होकर काम करेंगे। जो बॉम्बे है, मद्रास है, इनके जो गवर्नर्स हैं वो किसकी बातें मानेंगे? वो गवर्नर ऑफ बंगाल की बातें मानेंगे। तो बेसिकली एक तरीके से सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया, वेरेस कि एक सिंगल पोस्ट के पास सारी पावर दे दी गई और वो ही इन दोनों को कंट्रोल करेगा। अब क्या होता है, जो गवर्नर जनरल बने, याद रखना इंडिया के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे ब्रिटिश इंडिया के, वो थे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब बात करते हैं इसमें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि एक सुप्रीम काउंसिल बनता है। सुप्रीम काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ बैठते हैं और किसी भी मीटिंग में डिसीजंस लेते हैं। तो याद रखना एक गवर्नर जनरल थे और इनके सबऑर्डिनेट क्या थे? 4 मेंबर आए, 4 मेंबर्स थे, 4 मिनिस्टर्स थे। अब इनका फंक्शन क्या था? जो ये 4 मिनिस्टर्स थे ये गवर्नर जनरल को कोई फैसला लेने में, कोई डिसीजन लेने में हेल्प किया करते थे। अब इन केस मान लो इसके लिए मेजोरिटी रिक्वायर्ड थी, कोई टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है तो अगर उसे पास करना है तो उसके लिए मेजोरिटी चाहिए। तो 4 की मेजोरिटी 3। इन केस मान लो टाई हो जाता है कि दोनों सपोर्ट में, 2 सपोर्ट में थे और 2 अगेंस्ट में, तो इन केस जब टाई हो जाता है तो ये पावर दे दी गई गवर्नर जनरल को कि गवर्नर जनरल, इन केस टाई हो जाता है तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर होगी कि वो क्या कर सके? वोट कर सके। इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम काउंसिल, जिसमें गवर्नर जनरल और उसके 4 मिनिस्टर्स थे जो कि डिसीजन मेकिंग में, या फिर ये 4 जो लोग थे, 4 मेंबर्स थे, गवर्नर जनरल की डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया करते थे। अगला बात करें, अगला प्रोविजन क्या था इसमें? अगला प्रोविजन था इसमें क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना इसके तहत, क्योंकि इंडिया में डाइवर्स रिलीजन्स रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हुआ कि उनके जो बीच में क्लैशेस होते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते थे, उसको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्रिएशन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो है फॉर्म की जाती है। याद रखना 1773 में जब ये एक्ट आता है तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट फॉर्म किया जाता है। उस समय याद रखना जब सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ था तो इसके पास इतनी पावर्स नहीं थी। और याद रखना जो सुप्रीम कोर्ट बना इसमें जो जजेस की संख्या थी वो 4 जज थे। कंपोजिशन की बात करें 1 सीजे इन द सेंस चीफ जस्टिस और 3 इसके साथ अदर जजेस थे जो कि चीफ जस्टिस की डिसीजंस मेकिंग में हेल्प किया करते थे। तो ये था कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेयर सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गिवन वास्ट ज्यूरिसडिक्शन। तो ये था कंपोजिशन सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करें तीसरा प्रोविजन, इसमें क्या आता है? इसमें आता है कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, शुरू में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो 1770 तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमर्जी इंडिया पे कर रही थी, उसके ऊपर कोई भी चेक नहीं लगा हुआ था। 1773 के बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर चेक लगाना शुरू करती है। लास्ट बात करें क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिखता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे मिसमैनेजमेंट कर रही है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, प्लस जो कंपनी है वो अपने प्राइवेट बिजनेस चला रही है जिसके कारण करप्शन हो रहा है। इसी चक्कर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डायरेक्टली मना कर देती है कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो इंडिया में गया है वो अपना कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं शुरू करेगा, कोई भी करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। इससे क्या हो गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर चेक लग गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वो रेगुलेट होना शुरू हो गई। इसलिए इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब बात करें ये सिग्निफिकेंट क्यों है, जरूरी क्यों है, तो बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो थी वो नींव यहाँ पे रखी गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो कार्यवाही थी, एक्टिविटीज थी, उस पर गो थ्रू करना शुरू कर दिया, चेक करना शुरू कर दिया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपरली रूल कर रही है या नहीं, प्रॉपरली मैनेज कर रही है या नहीं, कि टाइमली टैक्सेस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक जा रहा है या नहीं। सेकेंड चीज याद रखना, इससे जो ऑटोनॉमी थी, ऑटोनॉमी मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एब्सोल्यूट पावर्स थी उस पर चेक लगना शुरू हो गया। तो ये 2 सिग्निफिकेंस थे, इससे क्या हो गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी थी वो रुक गई। लास्ट चीजों की बात करें, ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्ट।
कि भाई इसकी कमियां क्या थी इस एक्ट की। तो कमियों की बात करें, इसमें जो मेजर ड्रॉबैक्स थे, पहला है कि डिसएग्रीमेंट एंड पैरालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता था कि भाई इधर ईस्ट इंडिया कंपनी और इस साइड थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई फैसले लेती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी कभी उसे मना कर देती थी, डिसओबे कर देती थी। इसी चक्कर में क्या होता था कि डिसीजन मेकिंग में कभी कभी डिसएग्रीमेंट भी होते थे और पैरालिसिस वाली सिचुएशन भी अराइज होती थी। सेकेंड बात करें, सेकेंड ड्रॉबैक की, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज लिमिटेड। जो सुप्रीम कोर्ट का शुरुआत में जो ज्यूरिसडिक्शन था, डिसीजन मेकिंग जो पावर्स थी, वो बहुत लिमिट कर दी गई थी और ज्यादातर पावर किसके हाथ में दी गई थी? ज्यादातर पावर दी गई थी गवर्नर जनरल के हाथ में। ज्यादातर जो डिसीजन मेकिंग थी गवर्नर जनरल के हाथ में दी गई थी। इसलिए क्या हुआ कि वह सुप्रीम कोर्ट जो था वो ज्यादातर टॉपिक्स पे खुल के फैसले नहीं ले पाते थे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला लिया और गवर्नर जनरल जो थे उसके फेवर में नहीं थे, तो वो फैसला क्या था? रिवोक कर दिया जाता था। तीसरा है नो क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर्स। क्या हुआ कि पावर को डिमार्केट नहीं किया गया, क्योंकि मैंने बताया कि डिसीजन उस समय दो बॉडीज लिया करती थी, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो कभी कभी क्या होता था, इन दोनों के जो जुरिस्डिक्शन थे ओवरलैपिंग की वजह से क्लैश अराइज हो जाता था, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते थे। ये था इसका थर्ड ड्रॉबैक। और लास्ट ड्रॉबैक की बात करें, फोकस्ड ओवर बंगाल ओनली। इस एक्ट के थ्रू किस पे फोकस किया गया? ओनली बंगाल। बंगाल को ज्यादातर पावर दी गई, उसको पावरफुल बनाया गया, वेरस मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी उनको सबऑर्डिनेट दिखाया गया। इसमें जो जो ड्रॉबैक्स आए, जो जो कमियां आई, उसके सुधार के लिए एक न्यू एक्ट आता है जिसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आता है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, तो वीडियो को देखना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।